गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आज हम लोग जो बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन था इंडियन इकोनॉमी में, उसमें हम लोग आज करंट अकाउंट पार्ट देखेंगे। देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन का जो भाग है, ये क्या क्या था। देखिए, ये था आपका, एक तो करंट अकाउंट हो गया, दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे बजट का था उसी तरह से इसको भी याद करना है। ठीक है, करंट अकाउंट मतलब जो अभी करंट में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते ही रहता है, रिमिटेंस वगैरह आते रहता है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहता है। ठीक है, फैक्टर इनकम आते जाते रहता है, डिविडेंड्स, प्रॉफिट वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये एक तरह का स्टैटिक टाइप का चीज़ है फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे लोन हो गया आपका, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, एनआरआई डिपॉजिट, ये थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का चीज़ है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि लोन, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ये 10 दिन के लिए होगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो जैसे अभी एक्सपोर्ट हुआ कल इंपोर्ट हुआ, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जैसे अगर इंडिया करेगी बाहर के कंट्री में, तो भी लंबा ड्यूरेशन के लिए करेगी, 20 साल 30 साल के लिए। और फॉरेन जो कंट्री है इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेगी, एफडीआई एफपीआई, तो वो भी लगभग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये था हमारा, दो पार्ट है इसका। ठीक है, तो हम लोग करंट अकाउंट से हम लोग देखेंगे, और उसमें देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। फिर दूसरे भाग में हम लोग कैपिटल अकाउंट देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखिए। अच्छा, ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे याद करने क्या तरीका है कि भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो भाग है, उसमें से एमएफटी है, सॉरी, एक एक तो गुड्स में हो गया, जिसको मर्चेंडाइज बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये तो याद रहेगा हमेशा। दूसरा में इनविजिबल, मतलब विजिबल एक है जो गुड्स वाला, जिसको मर्चेंडाइज बोलते हैं। एक है इनविजिबल, एसएफटी, सर्विस, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद लोन वगैरह का जितना वाला चीज़ है वो कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे में चलते हैं। देखिए, ये क्या है, करंट अकाउंट। देखिए, जैसे नाम ही बोल रहा है ना, वैसा इकोनॉम, देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ द ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जितने भी मतलब आर्थिक लेन देन है, किसका, एक कंट्री, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कंपनी का, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या बोलता है, करंट इन नेचर, वैसा ट्रांजैक्शन जो करंट इन नेचर हो, करंट इन नेचर हो। ठीक है, वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग करंट अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, जैसे इसका करंट अकाउंट, जैसे आप इमेजिन करके देखिए कि जो जल्दी जल्दी हो रहा होगा, जिसका ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा ट्रांजैक्शन का। जैसे आपका मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा एंट्री होगी आपका अकाउंट में। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हो गया, जैसे गिफ्ट हो गया आपका, ग्रांट हो गया। ठीक है, रेमिटेंस हो गया, या बैंकिंग सर्विसेज हो गया, जिसका आदान प्रदान करंट इन नेचर हो, अभी तुरंत के लिए। ठीक है, उसको, वो वैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम लोग करंट अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, इसका दो पार्ट होता है। एक तो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब विजिबल, और एक होता है आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, और आप बोल सकते हैं ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, एक तो ट्रेड पार्ट हो गया, दूसरा होता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक ट्रांसफर पेमेंट। देखिए, लोग सोचते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है। सर्विस, देखिए, सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट, ये आपको दिखता नहीं है, इसका जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ये दिखता नहीं है आपको। जैसे किसी ने सर्विस दिया, किसी ने बैंकिंग सर्विस दी फॉरेन एंटिटी को, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसके बदले हमको पैसा तो मिला, हमने कुछ सर्विस दिया। आप रेस्टोरेंट खाना खाने गए,
तो सर्विस टैक्स लगता है जीएसटी में। तो क्या आपको दिखता है वो? लेकिन आप सर्विस तो लेते हैं ना, आपको आपको सर्व करता है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बैठ के खाते हैं। तो उसी तरह से बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को दिया या फॉरेन कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी को दिया, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बदले पैसा होता है, ट्रांजैक्शन। ठीक है? इसीलिए उसको बोलते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा? एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा किसका भाई? गुड्स और सर्विसेज का, यहाँ पे लिखा है। और एक ट्रांसफर पेमेंट होगा। ट्रांसफर पेमेंट मतलब जैसे इंडिया ने कोई बाहर की कंपनी में कुछ निवेश किया होगा तो उसका जो डिविडेंड्स, या इंडिया ने कोई लोन लोन दिया होगा तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा होगा, या हमारे बहुत सारे लोग जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं या बाहर रहते हैं, वो कुछ रेमिटेंस भेजते हैं, वहां से पैसा कमा के भेजते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज हो गया ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है? तो मोटा मोटी हम लोग क्या समझे कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में क्या है? एक विजिबल पार्ट है, एक इनविजिबल पार्ट है। विजिबल पार्ट में क्या हो गया? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर से देखिए, करंट अकाउंट हो गया फिगर में, ये करंट अकाउंट हो गया है ना। ये करंट, ये हर बार इसलिए बोलते हैं कि भाई ये याद हो जाए। करंट अकाउंट हो गया, इसमें दो चीज है, एक विजिबल पार्ट है, एक इनविजिबल पार्ट है। विजिबल पार्ट में क्या है? ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है? इनविजिबल में क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये चीज। उसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, ये दोनों आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। फैक्टर इनकम और आपका गिफ्ट। फैक्टर इनकम मतलब जो हम लोग आपका जीडीपी में पढ़े होंगे। ठीक है? वेजेस, रेंट, है ना, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह। ठीक है? और ट्रांसफर में क्या हो जाएगा आपका? ग्रांट, गिफ्ट्स और रेमिटेंस, जीजीआर। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और इसको दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है? तो बैलेंस से पेमेंट में दो पार्ट हो गया, एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, प्लस आपका ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। तो देखिए उसी को बांटा है हमने। देखिए यहाँ पे विजिबल हो गया, है ना, हमने लिखा है इट शोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल, है ना, ऑल्सो कॉल्ड मर्चेंटाइज ऑफ गुड्स। ठीक है? रिप्रेजेंट ट्रेड बैलेंस। ठीक है? एंड इनविजिबल ऑल्सो कॉल्ड नॉन मर्चेंडाइज। ठीक है? अब देखिए ट्रेड इन गुड्स क्या है? जब हम क्या बोले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो पहले क्या पढ़ेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स ट्रेड इन गुड्स। ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा है कैपिटल प्लस करंट। करंट अकाउंट का पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि ट्रेड ऑफ गुड्स इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है? इसका क्या होता है? अगर इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट होगा, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो सरप्लस होगा। ठीक है? ये देखिए। ठीक है? अभी देखिए लिखा है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू नेट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है? अब देखिए ट्रेड इन सर्विसेज, इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें ऑल ट्रांजैक्शन होगा, जो हमने ऊपर अभी डायग्राम में देखा था। फैक्टर इनकम कौन सा हो जाएगा भाई? लाइक आपका रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब बोलेगा कैसे रेंट? भाई हमने कुछ इक्विपमेंट बाहर में लगाया होगा, उस पे कुछ फॉरेन एंटिटी हमें पे करेगी, जिस कंट्री में लगाए हैं, वो हो गया रेंट। ठीक है? हमारे लोग कुछ कुछ काम कर रहे होंगे, उनको वेजेस मिलेगा। ठीक है? और इंटरेस्ट क्या हो गया? कुछ मान लो लोन हमने दिया होगा, ठीक है, तो उस पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये सब चीज। ठीक है? अच्छा, नॉन फैक्टर इनकम क्या हो गया भाई? नॉन फैक्टर इनकम मतलब सोचिए कि बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, ये कोई मतलब सर्विस के बदले कुछ हमको मिलता है, उसको बोलते हैं नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है?
अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो क्या मतलब है। देखिए, इंपोर्ट ज़्यादा है मतलब क्या हुआ, हम लोग बाहर से सामान मंगा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसके बदले हम फॉरेन करेंसी में देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है ना, वो फॉरेन करेंसी में हमें पे करना पड़ता है। हमने देखा था पिछले लेक्चर में। अगर फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं, मान लीजिए ज़्यादा इंपोर्ट है, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वहाँ से ज़्यादा पैसा जाएगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेक्स रिजर्व में ज़्यादा पैसा आएगा। अगर ज़्यादा पैसा फॉरेक्स से जाएगा बाहर, इन द सेंस हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा रूपी है ना डिप्रिशिएट होता है। ठीक है, ठीक है। अगर एक सेकेंड, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तब तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए गवर्नमेंट है ना हमेशा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम लाती है। जैसे आ, आपका देखिए, ओ बहुत सारे, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गवर्नमेंट स्कीम चलाया है। फिर गवर्नमेंट ने वन कस्टम्स करके चलाया है कि 1 घंटा में क्लियर करो भाई। फिर गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ठीक है। फिर टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए कॉमर्शियल मिनिस्ट्री ने कुछ रिबेट देने का घोषणा, रिबेट देने के लिए कुछ परसेंटेज का घोषणा करती है। तो एक्सपोर्ट क्यों बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दो चीज़ है, हम यहाँ से भेजेंगे तो हमें पास पैसा आएगा किसमें, फॉरेन करेंसी में, है ना, तो फॉरेक्स हमारा एफ आर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो एफ आर बढ़ेगा मतलब हमारा फॉरेक्स मजबूत होगा, रूपी मजबूत होगा, रूपी का वैल्यू अप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है। देखिए, आप रशिया से हम लोग लगभग 80% है ना इंपोर्ट करते हैं, 20% एक्सपोर्ट करते हैं। चाहे आर्म्स इक्विपमेंट हो या ऑयल हो या और चीज़ें हैं। ठीक है, जर्मनी से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं मशीनरी वगैरह, तो हमारा रुपी का वैल्यू डेप्रिशिएट होते जाता है। ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि इंपोर्ट में हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, हमारा फॉरेक्स कम होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि ये जो ना ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रहे, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, इंडिया में डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, हम चाहते तो हैं कि ट्रेड सरप्लस रहे, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों है, देखिए, फॉर ए कंट्री सच एज इंडिया ए current account deficit happens because developing economy needs to import lot of capital goods। ठीक है, देखिए, जो डेवलपिंग कंट्री होता है ना, वो मेनली कच्चा माल निर्यात करता है। तो कच्चा माल निर्यात करने पर फिनिश गुड्स है नहीं तो कम पैसा मिलता है, और हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, फिनिश गुड, उसमें हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए डेफिसिट होता है, एक इंपोर्ट है ना ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है उसके अंदर एक यूनिट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी। ये क्या बोलता है कि भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट है ना लगभग 1.5 से 2% हो तो चलेगा, 1.5 से 2% हो तो चलेगा। ठीक है, विथ लेकिन विथ जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7 to 8%। जैसे अभी इंडिया को जो जीडीपी ग्रोथ है लगभग 7% है, तो हमारा अगर करंट डेफिसिट 1.5% से 2% है तो चलेगा। ठीक है, ये मेंस में लिख दीजिए इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब भी लिखना है तो इस तरह से पॉइंट में पहले हम लोग मान लीजिए करंट अकाउंट लिखेंगे तो भाई ट्रेड इन गुड्स, देन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, फिर ट्रांसफर पेमेंट, ये तीनों चीज़ लिख के फिर डेफिसिट, ये कि अगर एक इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, डेप्रिसिएशन होगा। अगर डेप्रिसिएशन होगा तो फिर क्या क्यों क्या होगा, और मतलब क्या है, वाई ऑलवेज करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड, आपका ऑयल, उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्राइसिस हो गया ऑयल का, रसिया यूक्रेन या गल्फ में, तो हमें और पैसा देना होगा क्योंकि ऑयल का जो डिमांड है हमेशा ज़्यादा है।
ठीक है। मशीनरी हम लोग फिनिश गुड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उस पे पैसा देना पड़ता है। तो कितना करंट अकाउंट डेफिसिट ऑप्टिमाइज होना चाहिए? 1.5 से 2%, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जीडीपी ग्रोथ शुड बी एट द रेट ऑफ 7 to 8%। ठीक है। अगर जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% है और करंट अकाउंट डेफिसिट 1 to 2% है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कहना है। अब देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का क्यों है। ठीक है, देखिए ये इंडियन आर्टिकल का है ना, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है भाई। देखिए ये सब बोरिंग चीज नहीं है, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड, पेन में निकाल लेता हूँ। देखिए ये सब पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ये सब चीज का। ये सितंबर का है। क्या बोलता है, देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट स्टैंड्स एट 2.4 बिलियन यूएस डॉलर इन आरबीआई। हमने क्या बोला था कि हम लोग करंट अकाउंट जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हम लोग हमेशा डॉलर में डिफाइन करते हैं और इसका क्वार्टरली डेटा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस रिकॉर्डेड एट ए डेफिसिट ऑफ 2.4 बिलियन यूएस डॉलर और 0.2% ऑफ जीडीपी। अभी हमने क्या बोला, ऑप्टिमाइज कितना होना चाहिए, 1.5 से 2% विद द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट द रेट ऑफ 7 to 8%। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6 पॉइंट समथिंग है और अभी करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% है। ठीक है, ये बहुत कम है, क्योंकि अगर लास्ट देखेंगे ना, कंपेयर टू 8.6 बिलियन यूएस डॉलर और 0.9% ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 2.4%, 2.4 बिलियन यूएस डॉलर है, कंपेयर टू 8.6 बिलियन। मतलब हमारा सुधार तो हुआ है। मार्च 2025 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, करंट अकाउंट सरप्लस था, लेकिन अभी डेफिसिट है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा, देखिए। हाँ, इन जनवरी टू मार्च 2025, है ना, करंट अकाउंट सरप्लस 13.5 बिलियन। ठीक है, और 1.3% ऑफ जीडीपी, ये एक क्वार्टर में गया था। ठीक है, फॉरेक्स भी काफी बढ़ गया था, 700 बिलियन डॉलर। अब क्या है, 2.4 बिलियन है, मतलब जनवरी से मार्च के बीच हमारा एक्सपोर्ट है ना बहुत ज्यादा हुआ होगा एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तभी तो हमारा सरप्लस था। एक्सपोर्ट हमने ज्यादा किया था तो ज्यादा फॉरेन करेंसी आई थी, हमने इम्पोर्ट कम किया होगा। या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जगह आप ये सोच लीजिए कि आ, हमारा जो और जो है, जैसे आ, आ, आपका रेमिटेंस, है ना, आपका डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, ये सब चीज हमारा ज्यादा आया होगा। ठीक है, अगर डेफिसिट हुआ होगा, हुआ भी होगा एक, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा भी किए होंगे तब भी। ठीक है, अब रीजन क्या रहा वो देखिए, यहाँ पे रीजन है कि क्यों डेफिसिट है भाई। देखिए सबसे पहला रीजन क्या है ना, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, नियरली हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ना, लगभग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 50 से 60% कहाँ जाता है, यूएस को। अब अब यूएस ने क्या किया है भाई, 50% टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने। तो हमारा जो ये है ना, ट्रेड बैलेंस वो गड़बड़ा गया है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस है ना डेफिसिट हो गया है। इसीलिए आपको मार्च के बाद जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ गया और अभी हम डेफिसिट में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्यों हम इस तरह पढ़ा रहे हैं, बोरिंग लग रहा होगा, बट ये बोरिंग नहीं है भाई, आपको एग्जाम में ये सब चीज लिखना है। इसको आप लिख लीजिए, अगर पास करना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमेशा है ना डायनेमिक कनेक्ट करना होगा। ट्रम्प टैरिफ लग गया, रील में देख लिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी देखिए आपको समझ में आ रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, क्योंकि टैरिफ लगा दिया तो हमारा एक्सपोर्ट यूएस में कम हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा यूएस में 50 से 60% था। टोटल एक्सपोर्ट जितना भी वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं उसका 50 से 60% हम लोग
यूएस को करते थे। अब यूएस ने लगा दिया टैरिफ 50%, 25%, 50%, 100% इस तरह का, तो दिक्कत हो गई एक्सपोर्ट में। ठीक क्या है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तब तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट होना चाहिए। नहीं, ऐसा हुआ क्या है बताते हैं। पर्सनल ट्रांसफर है ना, जो इंडियन एम्प्लॉयज है ओवरसीज में, वो देखिए कितना बढ़ गया, $33, 28 से 33 हो गया Q1 में सिर्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो ईसीबी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ना, ठीक है, वो 3.7 बिलियन हमारा बढ़ा है 1.6 से। फिर एनआरआई डिपॉजिट बढ़ा है, मतलब पैसा का इनफ्लो हुआ है अदर फॉर्म में। भले हमारा एक्सपोर्ट बंद हुआ तो पैसा कम आया क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया, लेकिन बाकी सब चीज से हुआ है। रेमिटेंस बढ़ा है, एनआरआई डिपॉजिट बढ़ा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा डेफिसिट है तो, लेकिन दिख कम रहा है, ओनली आपका $2.4 दिख रहा है। ठीक है, मार्च में जो कि सरप्लस था 13.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, इसलिए है ना, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करने पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है भाई, ये तो कहानी हो गया कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लोग रिड्यूस कैसे करें, ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसके बाद रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपी क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। $1 के मुकाबले अब देखिए 85 रुपया के करीब, 84 रुपया के करीब हो गया, और भी हो सकता है गिर जाए। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो या करंट अकाउंट सरप्लस हो, जैसा कि मार्च में हुआ था। तो क्या होता है, होना चाहिए भाई, देखिए, हम जो जो इंपोर्ट करते हैं उस पे ध्यान दो। जैसे ऑयल कंजम्पशन है ना, तो ऑयल कंजम्पशन को थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान दो आप। तो हमारा ऑयल इंपोर्ट कम होगा तो पैसा आउटफ्लो कम होगा ना, इंपोर्ट हम करेंगे, कम करेंगे तो वर्ल्ड को, इंडिया से पैसा बाहर कम जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस। बट क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक से सारा गाड़ी हमारा ईवी हो जाए और सारा चीज सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके लिए समय चाहिए। और हर कुछ आप, हर इक्विपमेंट जिसमें ऑयल यूज होता है उसको आप ये नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते सोलर से। ठीक, उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैन नॉट बी रिड्यूस बियॉन्ड अ लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा आप ऑयल कंजम्पशन या ऑयल इंपोर्ट को कम नहीं कर सकते। कम करना है बट कर नहीं सकते, तो एक ठीक ठाक ऑप्शन है, बस उतना नहीं। ठीक है, अच्छा, जब वर्ल्ड में क्राइसिस आता है तो ऑयल प्राइस हाई होता है, गल्फ क्राइसिस, रशिया यूक्रेन या इसराइल हमास वॉर। ठीक है, तो क्या होता है, अभी सूडान वाला और यूएई वाला है, तो इंपोर्ट हाई, हम लोग क्या करते हैं, है ना, इंपोर्ट करते पेट्रोलियम, कच्चा ऑयल को, और उससे जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग इंपोर्ट की तो ज़्यादा पैसा लगा, और उससे जो प्रोडक्ट बना के हम बेचते हैं बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी हमारा थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन अगर 10 रुपया हमने इंपोर्ट में खर्च किया तो एक्सपोर्ट हमारा 2 ही रुपया आता है। ठीक है, गोल्ड जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो रिड्यूस करो भाई। ठीक है, उसके बाद जैसे सर्विस, हम लोग अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स कम नहीं कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को बढ़ाओ। अगर सर्विस ऑफ गुड्स नहीं बढ़ता है, उसके लिए क्या है, हमारे पास इंश्योरेंस, बैंकिंग, आईटी सर्विसेज है ना, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, एक्सपोर्ट करें। ठीक है, आईटी में हम लोग सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे से डेवलप करें और उसको बाहर भेजें, बाहर की कंपनी हम हमारे पास आए इंडिया में और वहाँ से सपोर्ट ले। ठीक है, उससे हमारा फॉरेन जो करेंसी है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को और भी एक्सपोर्ट बूस्ट करो कि भाई नया नया जो एग्रीकल्चर आइटम है उसको, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप बताइएगा कि धनबाद और बोकारो को क्या है, या
अपने डिस्ट्रिक्ट का आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आया है, उसको बढ़ावा दो। ठीक है, बहुत ऐसी छुपी छुपी चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा दो, उनको एक्सपोर्ट करो। ठीक है, आत्मनिर्भर इनिशिएटिव लो ताकि इंपोर्ट कम हो जाए फॉरेन करेंसी, तब हमारा आउटफ्लो कम हो। ठीक है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाओ, जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, यूरोप, इसराइल, मिडिल ईस्ट, इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस टाइप का आप इन्वेस्ट करो, जैसे चाबहार पोर्ट है। ठीक है, तो और नए नए देशों के साथ एफटीए करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि हमारा एक्सपोर्ट सीमलेस हो। जैसे अभी यूके और यूरोप के साथ हमारा चल रहा है ट्रेड नेगोशिएशन। ठीक है, एफडीआई को प्रमोट करो ताकि हमारे पास फॉरेन कैपिटल आए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, या एक अ, लिख सकते हैं, टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो ये सब चीज़ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या देखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स और उसका कंपोनेंट, और उसमें हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट देख रहे थे, करंट अकाउंट और करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अगले बार कैपिटल अकाउंट देखेंगे, फिर एरर एंड ओमिशन देखेंगे, और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद ट्रेड बैलेंस, हमारा जो अभी ट्रेड किस और डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इसमें। ठीक है, लास्ट में हम एक चीज़ आपको बोलना चाहेंगे कि देखिए, नया में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वो फिगर आपको याद है, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे ये थोड़ा सा सिंपल वे वाला है, ट्रेड ऑफ गुड्स में -51 है, मतलब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हुआ एक्सपोर्ट से, Q4 का 24 में। फिर देखिए, पूरे FY 24 में 242 -242 है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा हमने किया एक्सपोर्ट से। और 265 माइनस था आपका 2023 में। फिर 2021 में 102 था। तो हमारा जो है ना, ट्रेड ऑफ गुड्स, उसमें जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव में रहा है। देखिए, FY 25 में 268 हो गया, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट में खर्च कर रहे हैं। सर्विसेज देखिए, 51, 218। सर्विसेज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या हाल है भाई, 198, 126, 229। ठीक है, और जो नेट है, देखिए 6+ है, लेकिन FY 25 में अभी माइनस में है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर ऑफ 24 में क्या था, प्लस में था, जैसे हमने देखा था। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। फिर आप फॉरेन, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ये बाद में देखेंगे। ऐसे अगर आपको आरबीआई में देखना है तो आरबीआई में दे सकते हो, जैसे ये वाला देखो, मैं पेन निकाल लेता हूँ। ये है ना, देखिए आइटम हो गया भाई। ठीक है, ये आइटम हो गया। ये 2021, सॉरी, ये 2021-22 का डाटा, 2022, 23, 23, 24, 24, 25, इसी तरह पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ जाएंगे ना तो पूरा मिलेगा। देखिए, ये पूरा, ये आरबीआई का वेबसाइट से है, सॉरी, मैंने ये बजट से मैंने लिया है, इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, ये आरबीआई के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि भाई, ये लेटेस्ट वाला। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए, ये सीख जाइएगा तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी उतना काफ़ी था लिखने के लिए। ठीक है, ये देखिए, इंपोर्ट यहाँ हो गया, एक्सपोर्ट यहाँ हो गया। ठीक है, 21-22 का ये डाटा है। ट्रेड बैलेंस ये हो गया, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये माइनस में देखिए,
हमेशा माइनस दिखेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं या ज़्यादा वैल्यू का इंपोर्ट करते हैं बनिस्पत एक्सपोर्ट का, ठीक है। फिर देखिए, हम बताए थे ना विजिबल इनविजिबल, तो ये विजिबल हो गया। अब देखिए इनविजिबल लिखा है चौथा नंबर पे, ये अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये हो गया 21 22 22 23 23 24 24 25, ठीक है। ये रुपीस में है, ये यूएस डॉलर में है। हम लोग क्योंकि यूएस डॉलर में ही BMP 6 जो IMF मैनुअल है, उसके हिसाब से इसको बैलेंस करना है। ये एक एक्सेल सीट की तरह होता है। इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट इतना है, एक्सपोर्ट इतना है 21 22 का। अगर 24 25 का देखें तो इतना है, इतना है। और हमेशा देखिए इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हमेशा ही माइनस रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। मतलब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं या ज़्यादा वैल्यू का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम आपका सर्विसेज में देखें तो देखिए, सर्विसेज में कैसे देखेंगे भाई। देखिए हम लोग क्या देखे थे, विजिबल इनविजिबल, विजिबल तो देख लिया गुड्स वाला। अब देखिए चौथा नंबर पे आपका इनविजिबल है, ठीक है। ये है इनविजिबल, रिसिप्ट, पेमेंट, नेट, ये माइनस ये इक्वल टू ये, ठीक है। ये देखिए, ये भी नेगेटिव में, इसीलिए तो डेफिसिट है। इसीलिए करंट अकाउंट बैलेंस क्या नेगेटिव है, ठीक है। अब पूछिए कि सर, आप अभी तो आपने बोला कि आपका Q1 में, तो ये Q1 वगैरह का नहीं है, ये पूरा ईयर का है। देखिए 21 22 22 23, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा ईयर का है, इसलिए ये नेगेटिव है। हमेशा हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है ना, वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट किस तरह से रहता है भाई। देखिए पांचवा नंबर में आपका करंट अकाउंट बैलेंस कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, उसके बाद FPI, पोर्टफोलियो लोन, एक्सटर्नल असिस्टेंस, इनफ्लो, तो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े, एक बार इसको विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाय। आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। थैंक यू।